चलिए लास्ट क्लास में हमने आपको एक्सेल के भी बेसिक्स ही बता रहे हैं। पहले आज कुछ बेसिक पॉइंट स्टार्ट करने से पहले एक तरीके का हम आपको डेटा बनाने के लिए बता रहे हैं। ये डेटा आप सभी लोगों को बनाना है, ट्राई करके देखना है। और हम स्टूडेंट्स का डेटा आपको यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं। स्टूडेंट्स का डेटा हम बना रहे थे, इसमें हम मान लीजिए यहाँ पे लिख ले रहे हैं टेस्ट नेम। सबसे पहली हेडिंग होगी हमारी टेस्ट नेम। आप सभी लोगों ने स्कूल में टेस्ट दिए हैं, यूनिट टेस्ट करके सभी लोग देते हैं, या फिर कुछ लोगों के यहाँ पे वो होते हैं आपके मतलब अलग तरीके की कैटेगरी होती है, लेकिन यूनिट टेस्ट या क्लास टेस्ट हम सभी लोग देते हैं। तो यहाँ पर एक क्लास का कंडक्ट हो रहा है, पूरा कंटेंट, पूरा डेटा। तो उसमें पूरे साल में जितने टेस्ट लिए गए हैं उन टेस्ट की यहाँ पर हेडिंग आएगी। उसके बाद जो है यहाँ पर अब हम डालेंगे बच्चे का नाम। नाम के बाद में अब हम यहाँ पर रखेंगे उसका जो है कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिख लेंगे। वैसे तो एक क्लास में जब बच्चा पढ़ता है तो बहुत सारे 6, 7, 8, 10 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर केवल 5 सब्जेक्ट्स बना रहे हैं। तो हमने एक सब्जेक्ट ले लिया इंग्लिश, एक यहाँ ले लिया मैथ्स, एक यहाँ ले लिया कंप्यूटर, एक यहाँ ले लिया फिजिक्स और एक ले लिया केमिस्ट्री। ये 5 सब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स लिख रहे हैं जो कि सभी के कॉमन है, मतलब हाईएस्ट मार्क्स कितने हुए, और फिर है मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी उस बच्चे को कितने मार्क्स मिले, जिसमें कि उसको टोटल दिया जाएगा। इन सब्जेक्ट में जितने मार्क्स मिले होंगे उसका टोटल यहाँ पर आएगा, और लास्ट में हम उसकी कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज। वैसे तो अभी इसके आगे हम और भी कॉलम बनाएंगे, आप हम चाहे तो लिख भी सकते हैं। अभी ये क्लास में हमें कॉलम चाहिए होगा रिजल्ट, और एक कॉलम चाहिए होगा हमें ग्रेड का, लेकिन फिलहाल अभी हम इस पे कोई काम नहीं करेंगे। अभी ये दोनों कॉलम हम छोड़ देंगे। और नेम से पहले हम एक कॉलम डालना भूल गए, सीरियल नंबर का। तो सीरियल नंबर का भी एक कॉलम हमें चाहिए, तो एक नया कॉलम इंसर्ट करना है। और नए कॉलम को इंसर्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट प्रेस करेंगे, हम शॉर्टकट प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल के साथ प्लस की प्रेस करेंगे और एंटायर कॉलम का ऑप्शन यूज करेंगे। तो करंट कॉलम के पहले एक ब्लैंक कॉलम आपका आ जाएगा। यहाँ पर हमें लिखना है सीरियल नंबर। अब ये जो डेटा हम बना रहे हैं, यहाँ पर हम ये डेटा केवल 10 स्टूडेंट्स का बना रहे हैं, आपको बना के दिखा रहे हैं, लेकिन आपको ये डेटा 25 स्टूडेंट्स का बनाना है। ठीक है, टेस्ट नेम में हमने यहाँ पे लिख दिया यूनिट टेस्ट 1, ऐसे ही लिख दिया हमने यूनिट टेस्ट 1, और ये सारा यूनिट टेस्ट 1 ही है, इसीलिए जो है इसको है हम यहाँ से पकड़ेंगे, ऐसे सिलेक्ट करेंगे पूरा यहाँ तक, और कंट्रोल डी का ऑप्शन, कंट्रोल डी शॉर्टकट प्रेस कर देंगे। कंट्रोल डी शॉर्टकट यूज किया जाता है टू फिल सीरीज डाउनवर्ड। सीरीज को डाउनवर्ड फिल करने के लिए आप कंट्रोल डी का यूज करते हैं। ये फॉर्मूला या फंक्शन को कॉपी करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, अगर नीचे की तरफ आपको फॉर्मूला या फंक्शन कॉपी करना है। हमने ये सीरीज सेम टू सेम चाहिए थे तो ये ले लिया। अब यहाँ पर हम कुछ बच्चों के नाम लिख ले रहे हैं। और यहाँ पर नाम लिखने के बाद ये हमने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिख लिए हैं। नाम लिखने के बाद अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट्स के मार्क्स डालेंगे, और ये सब्जेक्ट के मार्क्स सभी को पता है कि आउट ऑफ 100 मिलते हैं। तो इंडिविजुअली एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, और उसमें 100 में से कितने मार्क्स आपको मिलते हैं वो मार्क्स हम स्कोर लिखेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ डेटा नहीं फीड कर रहे हैं, अभी हम मैक्सिमम मार्क्स फीड कर रहे हैं। तो 5 सब्जेक्ट है तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। और ये चीज सबके में कॉमन है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए, या तो कंट्रोल के साथ ड्रैग कीजिए या सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए, इस तरह से। ठीक है, अब मार्क्स ऑब्टेन्ड और परसेंटेज, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन हम पहले भी कर सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन हम बाद में करेंगे। अब हमें डेटा फीड करना है यहाँ पर। तो देखिए, एक बात ध्यान रखिए, हमने आपको वर्ड में भी जब या कैल्सी की बात करी थी तब भी बताया था कि टेबल में जब आप काम करते हैं और आप एक सेल से अगली सेल में जाना चाहते हैं तो उसके लिए टैब की यूज करते हैं। कैल्सी और एक्सेल में भी आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि टैब की आपको बहुत हेल्प करेगी। जैसे देखिए, अभी हमें इंग्लिश के, फिर मैथ, फिर कंप्यूटर, अब एक बच्चे के अगर मार्क्स मिले हैं तो एक एक सब्जेक्ट वाइज हम यहाँ पे डेटा फीड कर रहे हैं। तो सपोज उसको मार्क्स मिले यहाँ पे, मान लीजिए ये, फिर यहाँ पर इतना मिला है, फिर इतना मिला है, फिर इतना मिला है, और यहाँ पर मिला है इतने मार्क्स। अब
अगर आप एरो की से, देखिए यहाँ से यहाँ आने के लिए हम एरो की भी यूज कर सकते थे ऐसे। अब ऑब्वियसली हम जब हम फर्स्ट स्टूडेंट के केमिस्ट्री के मार्क्स पे आए तो एंटर करके नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट स्टूडेंट के इंग्लिश मार्क्स पे जाना चाहेंगे, ताकि इंग्लिश से फिर से मार्क्स हम फीड करना शुरू करें। लेकिन अगर आप एरो की से मूव करके आए, मतलब आप यहाँ से फिर राइट एरो की प्रेस की, फिर राइट एरो की, फिर राइट एरो की, फिर राइट एरो की, तो अब जब आप एंटर करेंगे तो जिस सेल में आप थे इमीडिएटली उसके नीचे ही आएंगे, जिसकी वजह से देखिए लेफ्ट में पहले आपको जाना पड़ेगा और फिर आपको डेटा फीड करके फिर एंटर करेंगे, फिर लेफ्ट में जाएंगे, फिर डेटा फीड करना शुरू करना पड़ेगा। तो ये जो है एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी। हालांकि यहाँ तो केवल 5 सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ही अगर 10 सब्जेक्ट्स होते या मान लीजिए कोई और डेटा होता, किसी और तरह का डेटा बना रहे होते और आपको 20-22 कॉलम्स तक आगे जाना था और एंटर करके नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट रो में आना था, तो फिर 20-22 कॉलम पीछे आना होता। तो कभी भी आप एक सेल से आगे अगर मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट हैंड, तो ध्यान रखिए कि कभी भी आप एरो की का यूज नहीं करेंगे, बल्कि आप टैब की का यूज करेंगे। अब देखिए हम आपको टैब की का यूज करके बता रहे हैं। 85 इसको मार्क्स दिए, टैब किया, फिर यहाँ मार्क्स दिए, फिर टैब किया, फिर यहाँ मार्क्स दिए, फिर टैब किया, यहाँ मार्क्स दिए। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे, देखिए हम नेक्स्ट स्टूडेंट के इंग्लिश मार्क्स के सेल में पहुंच चुके हैं और अब हमें यहाँ पर उसके मार्क्स देने हैं, जो भी उसके मार्क्स है वो फीड करेंगे और फिर देखिए एंटर करेंगे। तो ये हमारा एडवांटेज होता है जब हम डेटा को फीड करते हैं टैब से। तो अगर आप टैब से फीड करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जहां चाहे आप 10 कॉलम आगे बढ़े, चाहे 50 कॉलम आगे बढ़े, एंटर करने पर आप उसी जगह पर पहुंचेंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो ये आपको फायदा मिलता है। ये देखिए, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एंटर करें तो टैब की का अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको ये एडवांटेज मिलेगा, नहीं तो आपको जो है प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से ये डेटा हम फीड कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे कुछ ही सब बच्चों का डेटा फीड कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। और मार्क्स देखिए बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं कि कॉमन मार्क्स डाल दे रहे हैं, हम कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे क्लास में बच्चों के मार्क्स होते हैं, किसी के कहीं बहुत अच्छे होते हैं, किसी के बहुत खराब भी होते हैं, यूजुअली बच्चों के एक एवरेज मार्क्स भी होते हैं। तो ऐसे ही रैंडम वैल्यू डाल रहे हैं, ये नहीं कि बिल्कुल फिक्स वैल्यू डाल दी, क्योंकि अगर आप रैंडम वैल्यू नहीं डालेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा देखने का। जब आप वैल्यूज को रैंडम ऑर्डर में डालेंगे तभी पता चलेगा कि हाँ किस तरह से होता है। तो खैर ये सब करते हुए फिलहाल हम लास्ट मार्क्स तक आ गए और हमने डेटा फीड कर दिया। इसी तरीके से आपको 25 बच्चों का डेटा फीड करना है। हमने आपको 10 बच्चों का डेटा फीड करके दिखाया। अब आपको यहाँ पे निकालना है टोटल। टोटल मतलब कि इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस कंप्यूटर प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, ये करना है। तो देखिए सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि अब कैलकुलेशन करनी है, तो क्या करना होगा, इट ऑलवेज हैज टू स्टार्ट विद एन इक्वल्स टू साइन। इक्वल्स टू साइन नहीं लगाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले इक्वल्स टू साइन लगाया, फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स सिलेक्ट किए, क्लिक कर दिया वहां पर, कीबोर्ड से प्लस की प्रेस की, फिर ये, फिर प्लस, फिर ये प्लस जो हम प्रेस कर रहे हैं ये कीबोर्ड से प्रेस कर रहे हैं। और ऐसे करते करते सारे सब्जेक्ट हो गए, देखिए 1 2 3 4 और 5। और जब काम हो गया तो लास्ट में हमने एंटर कर दिया। एंटर करते ही जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था उसका आउटपुट हमको मिल गया। और जब एक बच्चे का आउटपुट मिल गया तो आप ऐसे ड्रैग करके सभी बच्चों का टोटल मार्क्स ले सकते हैं। तो 1 या 2 सेकेंड आपने लगाया और इस तरह से आपने डेटा को फीड कर लिया। अब देखिए ये तो हमने आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाई। अब आपको उम्मीद है ये चीज सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम एक बार फिर से आपको ये चीज करके दिखा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये डेटा हम यहाँ से डिलीट कर रहे हैं। अब हमने क्या किया कि कैलकुलेशन करने से पहले हमने ये पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली। कैलकुलेशन अभी नहीं किया, सबसे पहले रेंज सिलेक्ट की और बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला लगाया। रेंज को सिलेक्टेड रखा और बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला लगाया। तो अगर हम रेंज को सिलेक्ट करके रखते हैं और फिर फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको रेंज पर फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन प्रेस कर सकते हैं कि उसको प्रेस करते ही आपको जो है आपका आउटपुट मिल जाएगा। इस तरह से आप वही कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं, अपना कॉम्बिनेशन भी प्रेस कर सकते हैं। तो प्रेस करके आपको वो ड्रैगिंग वाला ऑप्शन नहीं यूज करना होगा। आपको रेंज पहले सिलेक्ट करनी है और फॉर्मूला लगा के जैसे आप एंटर करेंगे तो कंट्रोल डी यदि आप प्रेस करते हैं तो वो फॉर्मूला पूरे के पूरे वैल्यू का अप्लाई हो जाएगा। ये चॉइस है आपकी, आप दोनों में से जो भी रखना चाहें।
पहले रेंज सिलेक्ट करके फिर फॉर्मूला अप्लाई करके कंट्रोल डी प्रेस करें, या पहले फॉर्मूला अप्लाई करें और फिर पूरी रेंज पर अपना ड्रैगिंग करते जाएं तो फॉर्मूला सब पे कॉपी होता जाएगा। एक्सेल में यदि यही काम करना था तो हम रेंज को सिलेक्ट करके जैसे ही एंटर करते हैं फॉर्मूला लिखने के बाद, तो एंटर करने के बजाय यदि कंट्रोल के साथ एंटर करते हैं तो वो पूरी रेंज पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, आपको ड्रैग भी नहीं करना पड़ता और ना ही आपको बाद में कुछ कंट्रोल डी वगैरह करने की जरूरत है। तो 2-3 तरीके हैं। खैर एक्सेल में थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पर आपको कंट्रोल डी प्रेस करना होगा और इस तरह से आप अपना आउटपुट देख पाएंगे। ये तो आपने निकाल लिया टोटल। अब आपको निकालना है परसेंटेज। सभी को पता है परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने नंबर आए अपॉन जितने में से आए इनटू 100, यही कैलकुलेशन होती है। तो ये यहाँ भी कर दी, इज इक्वल टू, कैलकुलेशन है तो इज इक्वल टू से शुरू होगी, कितने मार्क्स आए बच्चे के, इतने आए। अपॉन के लिए क्या यूज करेंगे, ऑब्लिक, कितने में से आए, इतने में से आए, इनटू 100। ये देखिए, और ये बच्चे की परसेंटेज आ गई, और एक की आई सबकी आ जाएगी। आप देख ही पा रहे होंगे सब जगह। तो इस तरह से देखिए कितनी आसानी से वो कैलकुलेशंस हो रही है जिन कैलकुलेशंस को करने का कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब जब हम पढ़ाते हैं, कोई प्रोफेशनल और टीचर्स वगैरह उसमें होते हैं, तो वो बताते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल था, मतलब हमारे लिए बड़ा ही टाइम टेकिंग टास्क था, लेकिन यही टाइम टेकिंग टास्क हमारे लिए कितना आसान हो गया कि ये काम करने से अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम फटाफट से सारा का सारा काम कर लेते हैं। तो यही चीजें जो है हमारी बहुत आसान हो जाती हैं कई बार अगर हम चीजों को प्रॉपरली यूज कर रहे हो। तो खैर ये हमने टोटल निकाल लिया। अभी रिजल्ट की हम बात नहीं करेंगे, ग्रेड की बात नहीं करेंगे। अब हमारा आपसे ये कहना है कि पहली बात तो ये आपको जो डेटा बनाना है ये 10 स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाना है, बल्कि आपको बनाना है यही डेटा 25 स्टूडेंट्स के लिए, पहली चीज। दूसरा, आपको हमने डेटा बना के दिखाया है यूनिट टेस्ट 1 का। अगर मान लीजिए एक साल में एक क्लास में 6 यूनिट टेस्ट होते हैं, तो आपको 6 यूनिट टेस्ट का ये डेटा बनाना है। हम एक यूनिट टेस्ट का डेटा आपको और बना के दिखा रहे हैं कि कैसे आप 6 यूनिट टेस्ट का बनाएंगे। आपने देखिए बेसिक डेटा अपना क्रिएट कर लिया, इसमें बस थोड़ा सा जो आलस से करता है बच्चा, बाकी तो हम बता ही देंगे कि चीजें कैसे होती हैं, कितनी आसानी से हो सकती हैं, लेकिन स्टूडेंट जो थोड़ा सा आलस से फील करता है, वो लेजी फील करता है कि भैया मार्क्स कौन फीड करे, तो मार्क्स भी कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट करने से आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा। तो थोड़ा सा स्टेक लीजिए, थोड़ा सा आप काम कीजिए, तब आप चीजों को सीखेंगे भी। तो खैर देखिए, बच्चे के नाम पूरे साल नहीं बदलने और ये ना ही सीक्वेंस बदलना है, तो इसलिए इस चीज को तो हम ऐसे कैसे उठाएंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। कंट्रोल सी से कॉपी करके देखिए, अगर हमें पेस्ट करना है तो वैसे तो कंट्रोल वी ही हम यूज करते हैं, लेकिन एक्सेल में या आपका जो ये कैल्सी है सॉफ्टवेयर, इसमें एक और की होती है जो एक बार डेटा को पेस्ट करने में आपको हेल्प करती है। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि वो कौन सी की है जिसकी मदद से कॉपी किए हुए डेटा को या कट किए हुए डेटा को सिर्फ एक बार पेस्ट किया जा सकता है। तो एक्सेल में या कैल्सी में ही है और कहीं है भी नहीं। वो की है हमारी एंटर की। देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, डेटा को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी या कट के लिए कंट्रोल सी या कंट्रोल एक्स प्रेस करते हैं, या मान लीजिए कट कॉपी कमांड यहाँ पर यहाँ से कर लिया। पहली बात तो जब हम यहाँ पर एक्सेल में या कैल्सी में डेटा को कट या कॉपी करते हैं तो डेटा हाईलाइट हो जाता है। आप ध्यान दे रहे होंगे कि स्क्रीन पे ऐसे ये डॉटेड लाइन आ गई है, दिस इज नोन एज हाईलाइशन, हाईलाइटेड फॉर डिलीशन। इस जो इस समय चल रहा है ये सिचुएशन जो है ये हाईलाइटेड फॉर डिलीशन कहलाती है। ठीक है, अब ये यहाँ से अगर आप कंट्रोल एक्स भी करेंगे तो भी ऐसा ही होगा। नॉर्मली जब आप डेटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स प्रेस करते हैं तो वो डेटा डिसअपियर हो जाता है। वर्ड में करेंगे, कहीं भी करेंगे, एक्सेल के अलावा कहीं भी करेंगे कंट्रोल एक्स तो डेटा गायब हो जाएगा, लेकिन यहाँ डेटा गायब नहीं होता। यहाँ कंट्रोल एक्स करें या कंट्रोल सी करें, डेटा ऐसे हाईलाइट हो जाएगा, हाईलाइट फॉर सिलेक्शन। अब आपको क्या करना है, आपको पेस्ट करना है। कहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पेस्ट करना है। तो नॉर्मली तो हम यहाँ के कंट्रोल वी करते हैं, लेकिन एक्सेल में सिर्फ हम अगर कीबोर्ड से एंटर की दबा दें, ये देखिए, तो एंटर की प्रेस करते ही वो डेटा पेस्ट हो जाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि फिर एंटर दबा देंगे तो पेस्ट होगा, ये सिर्फ एक बार वन टाइम पेस्टिंग के लिए होता है। बार बार अगर आपको करना है तो ऑब्वियसली कंट्रोल वी का ही यूज करना होगा। तो खैर हमें यूनिट टेस्ट 6 यूनिट टेस्ट के लिए बनाना है, 1 तो हो गया, 2 हो गया। अब इसी को अब हम फिर से कंट्रोल सी से कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें 4 बार और चाहिए। तो कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी।
इस तरह से चारों यूनिट टेस्ट हमने ले लिए, तो अब हमारी उम्मीद है कि हमें 6 यूनिट टेस्ट हमारे हो गए होंगे। खैर, इसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पर, अब हमें क्या लिखना है, यूनिट टेस्ट 2, इस तरह से ये लिखा, और लिखने के बाद अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेके 10 तक कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। देखिए ये हम आपको बता रहे हैं कि आप काम जल्दी कैसे करेंगे, है ना, आपको मेहनत नहीं करनी। सिलेक्ट कीजिए, 10 तक ड्रैग कीजिए, कंट्रोल डी, फिर थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, ये 4 सिलेक्ट कीजिए, ड्रैग कीजिए कंट्रोल डी तक, 10 तक और कंट्रोल डी, फिर सिलेक्ट, पहले टाइप किया, देन सिलेक्ट रेंज, प्रेस कंट्रोल डी, और इसी तरह से यूनिट टेस्ट 6। और अगर ऐसे चाहे जितने टेस्ट होते उतने आप दे देते, तो ये सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी। तो देखिए ये डेटा तो जो कॉमन था हो गया। अब आपको पता है कि 500 ही हमेशा रहना है, ये तो वैल्यू बदलनी ही नहीं, मैक्सिमम मार्क्स, तो इसको भी आप सीधे सीधे उठा के लास्ट तक ड्रैग कर दीजिए इस तरह से, कंट्रोल के साथ ड्रैग कीजिए, कंट्रोल की प्रेस करके ड्रैग करेंगे क्योंकि नहीं तो वो कंसेक्यूटिव वैल्यू लेगा। ठीक है, ये हो गया। और अब आपको पता है कि फॉर्मूला भी सब पर यही करना है, तो इसी फॉर्मूले को सिलेक्ट कीजिए और लास्ट तक ड्रैग कर लीजिए, यानी कैलकुलेशन भी आपने कॉपी कर दी। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पे 0 दिखा रहा है, तो 0 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू लिखी नहीं गई है। इसी तरह से परसेंटेज भी आप कॉपी कर देंगे क्योंकि वो भी कैलकुलेशन है। तो देखिए कैलकुलेशन में कोई टाइम जाना ही नहीं आपका, है ना, बस आप इस तरह से पूरा ये कॉपी कर देंगे। अब क्या है, अब सिर्फ आपको इन 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स फीड करना है, बस ये आप अपना फीड करिए। अब ये आपकी अपनी मर्जी है, मतलब, और आपकी अपनी स्पीड है कि आप कैसे काम करते हो, मगर आपको ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए, बस आपको इतने कॉलम में टैब यूज कीजिए और एंटर करते जाइए और काम करते जाइए। तो ये आपको यहाँ पर इस तरह से काम करना है। ऐसे आप डेटा फीड करते जाएंगे और आप देखेंगे कि परसेंटेज भी और टोटल मार्क्स अपने आप कैलकुलेट होके आते चले जा रहे हैं। तो ये एडवांटेज होता है, आपको यही काम करना है। और जैसे ही आप ये वाला काम कर लें, एक ब्लैंक न्यू शीट बनाइएगा, जो फाइल आपने पहले से क्रिएट कर रखी है उसी में, बार बार नई वर्कबुक मत खोलिएगा, और उस शीट में, ब्लैंक न्यू शीट में आपने ये काम किया, फिर देखिए जहाँ शीट 3 लिखा है इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, और डबल क्लिक करके जो भी है हमने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट रिपोर्ट और एंटर। तो देखिए ये शीट का नाम हो गया टेस्ट रिपोर्ट। ये आप इस तरह से काम करेंगे। अब हम ध्यान देते हैं अपने परसेंटेज वाले कॉलम पे। देखिए परसेंटेज तो आगे बिल्कुल सही आई है, कुछ गलत भी नहीं आई है, 0.01% भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही आएगा। तो लेकिन आप जब हम बात करते हैं परसेंट की, तो आपने ये भी देखा होगा कि परसेंटेज का सिंबल हम लिखते हैं। अगर कोई हमसे ऐसे पूछ भी लेता है कि जरा अपनी परसेंटेज यहाँ लिखिए, तो मान लीजिए हमारी परसेंटेज जो थी वो 87.52 थी, 87.52, तो 87.52 और साथ में हम ऐसे साइन लगा देते हैं परसेंट का। तो हमारी आदत होती है कि परसेंटेज वाली वैल्यू को जब हम देखें तो परसेंटेज का सिंबल भी लगा, लेकिन क्योंकि यहाँ तो फॉर्मूला है तो इसमें हम अपने हाथ से टाइप तो कर नहीं सकते परसेंटेज, तो टाइप करना भी नहीं, मतलब कर भी नहीं सकते। और अगर करना पड़ता, मान लीजिए कर सकते होते, तो क्या हर सेल में परसेंटेज का सिंबल टाइप करते, तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाता हमारे लिए। तो या तो हम कहते हटाओ परसेंटेज सिंबल, चाहिए ही नहीं, और या फिर अपना माथा पच्ची कर रहे होते। मगर हम चाहते हैं कि परसेंटेज का सिंबल आए मगर हमारे एफर्ट्स ना लगे। तो देखिए इसके लिए आपको आपकी जो ये फॉर्मूला बार है, इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग बार है, इसी में देखिए ये परसेंटेज का सिंबल यहाँ पर मिल रहा है। इसको कहते हैं परसेंट स्टाइल, और ये परसेंट स्टाइल का यूज ही यही है कि ये परसेंटेज सिंबल अटैच करता है। लेकिन एक्चुअली क्या ये 2 काम करता है, क्या करता है हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे अभी ये 84.8 सिलेक्टेड है, अगर हम यहाँ पर इसको सिलेक्टेड रख के इस पर क्लिक करें, तो एक्चुअली ये 84.8 जो वैल्यू थी कितनी हो गई, 8480। क्यों, क्योंकि 84.8 जो वैल्यू थी वो मल्टीप्लाई हो गई 100 के साथ, और उसके साथ परसेंटेज का साइन लग गया, और वैल्यू 2 डेसिमल प्लेसेस आगे बढ़ गई।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये परसेंट स्टाइल का फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट ही पहले से यही है कि जब भी आप किसी वैल्यू पे पॉइंटर रख करके सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करेंगे तो ये 3 काम करेगा। वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेगा, डेसिमल की 2 प्लेसेस इंक्रीज कर देगा, और नहीं भी करेगा तो आप इंक्रीज कर सकते हैं, और तीसरा परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा। अब हमें ये तो ठीक लगा, चलो परसेंटेज का सिंबल आ गया, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस चले गए, ये भी सही था, पर वैल्यू तो बहुत गलत हो गई। 84.8 का बन गया 8480, तो ये तो बहुत गलत है। तो जब हमें ये पता है कि ये क्या क्या काम करता है तो हम वो काम करेंगे ही नहीं जो ये कर रहा है। क्या क्या काम कर रहा है? परसेंटेज का साइन लगा रहा है, वो हम नहीं लगा सकते, तो मतलब वो इसके ऊपर ही छोड़ना है। 0.00 डेसिमल प्लेसेस बढ़ा रहा है, वो हम खुद नहीं करना चाहते, वो भी छोड़ दिया। लेकिन ये वैल्यू को 100 के साथ मल्टीप्लाई भी कर रहा है, तो वो काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने भी वैल्यू को 100 के साथ मल्टीप्लाई करके रखा था। तो वो जब हम 100 के साथ पहले से मल्टीप्लाई था, फिर वो वापस से मल्टीप्लाई हुआ, तो काम गड़बड़ हो गया। तो ये जो फॉर्मूला हमने बनाया था, हम डिलीट करके दोबारा लिख रहे हैं कि इज इक्वल टू कितने मार्क्स आए ऑब्लिक कितने में से आए। तो अब इनटू 100 हम नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, इतना ही करके छोड़ देंगे। और देखिए अब आपकी परसेंटेज आ गई। एक बार ये कॉलम हम आपके लिए रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक बार हम ये काम कर चुके हैं, तो दोबारा से आपको दिखा रहे हैं। ये कॉलम हम डिलीट कर रहे हैं, फिर से हमने एक नया कॉलम इंसर्ट किया और यहाँ पर लिख दिया परसेंटेज। देखिए इज इक्वल टू कितने मार्क्स आए ऑब्लिक कितने में से आए, उतना ही करके छोड़ देना है। हाँ ये बात अलग है कि वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, आने दीजिए। अब जो वैल्यू आई है उसको सिलेक्ट करेंगे, और अब हम इस परसेंट स्टाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, या कीबोर्ड से हम प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंट सिंबल। कीबोर्ड में आपके परसेंटेज का साइन होता है, जहाँ पे नंबर की 5 होती है उसके ऊपर ही होता है। तो कंट्रोल शिफ्ट 5 या परसेंट साइन प्रेस करते ही देखिए आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई। और अब आप इसे ड्रैग कीजिए, ये देखिए परसेंटेज का सिंबल भी आ रहा है, परसेंटेज एग्जैक्टली सही भी आ रही है, और आपकी चीजें जैसे आप फॉर्मेट चाहते थे वैसे आ रही है। आई होप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी। मान लीजिए इसके ऊपर हम स्कूल का नाम लिखना चाहते थे सबसे ऊपर वाली रो में, तो रो इंसर्ट कर सकते थे, वही कंट्रोल प्लस करेंगे, एंटायर रो करेंगे, ओके करेंगे, तो ये रो आ गई। स्कूल का नाम सबके ऊपर ऐसे लिखना है, तो पूरी सेल सिलेक्ट कर ली, यहाँ से कह दिया मर्ज एंड सेंटर, ये आ गया। और अब स्कूल का नाम हम जो भी लिख दें, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया कुछ भी, ठीक है, ये लिखा हमने और एंटर कर दिया। अब ये लिखने के बाद इसी की नीचे वाली लाइन में, इसी रो में रहना है, और इसके नीचे वाली लाइन में अब हम क्या लिखना चाहते हैं, मान लीजिए हम एड्रेस लिखना चाहते हैं, तो ये एड्रेस कैसे लिखेंगे, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। और अब हम इसी के नीचे वाली लाइन में लिखना चाहते हैं, तो अब हम यहाँ से क्या कहेंगे, अब हम यहाँ से यूज करेंगे ऑप्शन रैप टेक्स्ट का, रैप टेक्स्ट करेंगे। और मान लीजिए हमने दे दिया सपोज सेक्टर DLDA कुछ भी ऐसे लिख दिया, पावर हाउस हाउसिंग लखनऊ 226005, ऐसे कुछ भी लिख दिया। तो अब क्योंकि ये देखिए हमारी जो सेल की विड्थ है वो इतनी बड़ी है, तो रैपिंग तो तभी संभव होगी जब कॉलम की चौड़ाई कम रह जाए और टेक्स्ट ज्यादा हो। अब कॉलम खुद ही इतना ज्यादा चौड़ा है तो कैसे रैपिंग होगी, तो नॉर्मली तो हो नहीं सकती। तो अब क्या करेंगे कि अब हमें जो है इसको स्पेस देना पड़ेगा, ऐसे कीबोर्ड से हम स्पेस देंगे, और स्पेस देने पर जैसे ही हमारा डेटा जो है ज्यादा होगा, एक्सीड करेगा लिमिट से, तो देखिए वो अपने आप ही नेक्स्ट लाइन में आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए आ गया सेक्टर DLDA, और अब ये नेक्स्ट लाइन जो है ये यहाँ से हम बढ़ाना चाहते थे, तो फिर हम स्पेस दे देंगे इसके लिए, और जैसे ये लिमिट से जाएगा आगे तो ये हो गया। अब एंटर कर दीजिए।
अब ये डेटा आ गया है, इसको आपको मिडिल में रखना है और यहाँ से भी हम इसको मिडिल में ही रखना चाहते हैं, तो ये मिडिल कर दिया। इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, देखिए इस तरह से। थोड़ा पीछे ले जाएंगे, मतलब इस तरह से तब एडजस्टमेंट करना है जब आपका कॉलम का डेटा, कॉलम बहुत चौड़ा है आपका, तब आपको जो है ये यूज करना। नहीं तो ये तो अपने आप ही आराम से होगा। अगर कॉलम की चौड़ाई कम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब कॉलम की चौड़ाई ज्यादा होती है तब आपको ये डेटा ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। ये हमने करा। आप सपोज ऐसे साइज बड़ा करना चाहते थे, बोल्ड करना चाहते थे, बोल्ड कर दिया। ये देखिए आप जो भी आप करना चाहते हैं, माने आपके पास सारे ऑप्शंस हैं आपको ये यूज करने के लिए। कभी कभी ऐसा फॉर्मेट होता है हम इसे साइज नहीं बड़ा कर रहे हैं, केवल बोल्ड कर रहे हैं, तो इस तरह से आप देखिए डेटा बना सकते हैं। अब वैसे तो सब कुछ बन गया, लेकिन डेटा कितना सिंपल लग रहा है देखने में। हालांकि हमने आपको पहले दिन ये बताया था कि एक्सेल में बहुत ज्यादा मतलब रिचनेस पे ध्यान नहीं दिया जाता कि टेक्स्ट बहुत रिच फॉर्मेट के साथ है, तो फॉर्मेटिंग इतना बड़ा ऑप्शन इसमें नहीं होता। पर फिर भी मान लीजिए कह ही दिया जाए कि थोड़ा गुड लुकिंग भी रख दीजिए, हेडिंग है इनका कलर ही अलग चेंज कर दीजिए, तो ये सारे ऑप्शन आपको सब मिलते हैं। आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, ये देखिए यहीं पर टेक्स्ट का कलर का ऑप्शन है, आपको जो कलर रखना हो वो कलर रख दीजिए। सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, यहाँ से आ जाइए, आपको जो बैकग्राउंड कलर देना हो वो दे दीजिए, है ना, ये हो गया। फिर हेडिंग रो का कलर चेंज करना है, हेडिंग रो को सिलेक्ट कर दीजिए। बैकग्राउंड में क्या कलर देना है, बैकग्राउंड में ये कलर देना है। फॉन्ट को क्या कलर देना है, फॉन्ट को मान लीजिए कहा ठीक है फॉन्ट का कलर यही सही है, ब्लैक ही ठीक है, लेकिन थोड़ा बोल्ड कर देना है और थोड़ा सा साइज हम इसका 10 की जगह पे 12 करना चाहते हैं, ताकि चीज़ें हमारी प्रॉपर दिखाई दें। फिर ये देखिए जहाँ जहाँ हमारा कॉलम कम चौड़ा है उसकी चौड़ाई बढ़ा दें ताकि चीज़ें सही से दिखाई दें। जब हम कॉलम की हेडिंग पे पॉइंटर रख करके, वैसे तो देखिए कॉलम की चौड़ाई हमने बताया था कि अगर जैसे कॉलम कोई हमारा कम चौड़ा है, जैसे ये देखिए टेस्ट नेम छुप रहा है, तो हम ड्रैग कर सकते हैं पॉइंटर को कॉलम की हेडिंग पे ऐसे रखेंगे और बाहर की तरफ ड्रैग करने से चौड़ाई बढ़ती है और अंदर की तरफ ड्रैग करने से चौड़ाई कम होती है। पर प्रॉब्लम ये है कि कई बार हम चौड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं कि उतनी चाहिए नहीं, या इतनी कम कर देते हैं कि वो भी नहीं चाहिए। तो हम चाहते हैं कि कॉलम की चौड़ाई उतनी ही बढ़े जितनी हमें चाहिए, तो उसके लिए खुद से कोई काम नहीं करेंगे, पॉइंटर को ऐसे यहाँ पे रखेंगे ऐसे, और खुद से ड्रैगिंग नहीं करेंगे, यहीं पे डबल क्लिक कर देंगे। तो डबल क्लिक करने पर पॉइंटर को जब यहाँ रख के करते हैं तो जितनी रिक्वायर्ड होती है विड्थ उतनी अपने आप वो ऑटो एडजस्टमेंट है, उसके लिए मतलब हमें कुछ नहीं करना, वो ऑटो एडजस्ट हो जाता है। तो जहाँ जितनी जरूरत है उतनी ही रहेगी, ना एक्स्ट्रा रहेगी और ना डेटा आपका छुपेगा। तो उसको हम इस तरह से ऑटो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा डेटा ऐसा भी ना हो कि बहुत चौड़ा हो जाए और ऐसा भी ना है कि चीजें छुपी छुपी घूमे। फिर भी अब जैसे ये बहुत हौच पौच लगने लगा तो आप थोड़ा सा ड्रैग करके अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके पीछे बाद में हम इस पे काम करना चाहते हैं, तो हमने कहा कि ये सब अलग कलर से दे दीजिए, तो ये अलग सेलेक्ट कर लिया। यहाँ तक आगे बैकग्राउंड को क्या कलर देना है, एक बार फिर से हमारी ही मर्जी है। हमने कहा बैकग्राउंड को ये कलर दे दीजिए और फॉन्ट को क्या कलर देना है, फॉन्ट को भी यहाँ से ले सकते हैं, नहीं यहाँ से लेना है तो कस्टम करके बताइए, आपको अपने मन से भी कोई कलर हम ले सकते हैं। और कह दिया थोड़ा और ढाक लीजिए, यहाँ से कह दिया ओके, और इसको भी मैं बोल्ड कर दिया, ये देखिए ठीक है। अब कैलकुलेशन का जो कलर है वो अलग रखना चाहते हैं, तो इसको अलग कर देते हैं। बैकग्राउंड को ये कलर दे दिया, बोल्ड कर दिया, और फॉन्ट को कलर दे दिया, मान लीजिए वही कलर। मैक्सिमम मार्क्स का कलर अलग रखना चाहते हैं। आप लोग भी ये सब फॉर्मेटिंग इसी में करके देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार फॉर्मेटिंग की चीज़ें हम यूज़ करेंगे ही नहीं, इसलिए एक बार ये काम करके देख लीजिएगा, ज़्यादा बहुत कुछ करना नहीं है आपको। बैकग्राउंड को ये कलर दे दिया, फॉन्ट को कलर दे दिया यहाँ से एकदम वाइट, और बोल्ड कर दिया, ये हो गया। और अब ये पूरे हमारे जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है इनका कलर हम अलग रख लेंगे।
इतना लिया, बैकग्राउंड को कलर दे दिया, हमारा हो गया फॉन्ट का कलर, फॉन्ट को बोल्ड कर दिया सॉरी, और बैकग्राउंड को कलर दे दिया। इस तरह से देखिए काफ़ी अच्छे से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है किस तरह का काम करें, वो आपको देखना है। अपने हिसाब से आप डेटा को एडजस्ट करेंगे, जो भी है। साइज़ इसका थोड़ा छोटा अगर लग रहा है और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। मतलब ये एडजस्टमेंट देखिए आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको कैसे देखना है वो आपको देखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। आप भी अपने एक डेटा इसी तरीके से बनाएं ताकि आप यूज़ करना सीखें ये ऑप्शंस, और इन पर काम भी आप कर पाएँ। ये सब चीज़ें आपको करनी है। आप लोग भी प्लीज़ बनाइएगा और बना करके ये चीज़ें दिखाइएगा भी कि हाँ ये बनाए हैं। उस दिन भी मुझे नेहा ने ही सिर्फ एक भेजा है स्क्रीनशॉट, जबकि उसने अपने मोबाइल में ये चीज़ प्रिपेयर की थी। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें आप सब लोग कि आप लोग भी ये चीज़ें ट्राई करें ताकि आपका काम हो अच्छे से। और फाइनली हम चाहते थे कि बॉर्डर रखें, तो बॉर्डर सभी पूरे डेटा पे देना है, क्योंकि वैसे तो ये ग्रिड लाइन दिख रही थी हमें, ये जो ग्रिड्स थी ये दिख रही थी, लेकिन पहली बात तो कलर देने पर वो ग्रिड्स भी गायब हो गई। दूसरी बात ये है कि ये ग्रिड्स प्रिंट भी नहीं होती, तो प्रिंट आउट में तो हम चाहते हैं कि जब ये निकले तो प्रिंट आउट बॉर्डर दिखे, ऐसे लाइनें वगैरह दिखे, टेबल फॉर्मेट पूरा दिखाई दे। तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे और बॉर्डर का ऑप्शन हमको यहीं पर मिलेगा। ये देखिए लास्ट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, यहाँ पर है ये बॉर्डर का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से इस पर क्लिक करें और सभी जगह पर बॉर्डर देना है तो सबसे लास्ट में दिया रहता है ऑल बॉर्डर, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए पूरे डेटा पर बॉर्डर अप्लाई हो गया इस तरह से। और उसमें भी बॉर्डर को अगर फॉर्मेटिंग देनी है, बॉर्डर की भी फॉर्मेटिंग करनी है, हालांकि उतना ज़रूरत नहीं है पर फिर भी अगर चाहिए तो बॉर्डर की फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर आपको बॉर्डर के ये मिलते हैं, क्या नाम है, प्रॉपर्टीज। तो बॉर्डर का कलर कैसा चाहिए लाइन का, वो भी आप यहाँ से दे सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। फिर और अगर आप यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि आप बॉर्डर की लाइन का स्टाइल कैसा देना चाहते हैं, और अब हम यहाँ से आके ऑल बॉर्डर कह देंगे। तो ये देखिए हमारे कंटेंट जो है, फिर से एक बार डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से हमने बॉर्डर के लिए कोई बहुत ही ब्राइट सा कलर ले लेते हैं, ये रेड कलर ले लिया, ठीक है। ये देखिए चेंज हो गया, यहाँ से लाइन का स्टाइल चेंज कर दिया, तो ये देखिए इस तरह से आपका काम हो रहा है। ये सब चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं जो आप करना चाहें, जैसी आपकी मर्जी है। आप भी कुछ ऐसा डेटा बनाइए। ध्यान रखना आपको 6 यूनिट टेस्ट का डेटा बनाना है, और जब आज आप ये डेटा बना लेंगे तो कल हम आपको बताएंगे इसी पे काम करने का ऑप्शन। बहुत बढ़िया ऑप्शन हम जो कल आपको बताने जा रहे हैं, वो बहुत अच्छे से आप इस पर यूज़ करेंगे। तो आज इतना डेटा आप लोग प्रिपेयर करके रखें, और हो जाए तो स्क्रीनशॉट हमें फ़ोन पे भेज दीजिए हमारे नंबर पे इंडिविजुअली या जैसे भी। और कल हम इसी को आगे, कल का मतलब मंडे को, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको हम बताएंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज़ बताइए, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइए। अभी तक किसी को कोई क्वेरी है यहाँ पर? चलिए तो ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आता जा रहा होगा और आप रेगुलर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली फिर क्वेरी नहीं होगी। फिर इतना इतना आप करते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेशन के लिए कंटिन्यू करके रखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।